आइए अब हम देखते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से। जो सिलेबस 30% काटने के बाद आया है, पीछे आपको जीव विज्ञान का परिचय हम बता दिए। अब हम देखते हैं कि सजीव क्या है। पहले तो आपको को ये पता है कि इस वे वस्तुएं जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया तथा जीवन के दूसरे लक्षण प्रदर्शित करते हैं सजीव कहते हैं। जीव जगत में सजीव तथा निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुएं उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, आपको भी कंफर्म होगा कि सजीव जगत और निर्जीव जगत क्या होता है। सजीव जगत में जो चीजें जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया, ये सारी चीजें कार्य करते हैं उसे हम सजीव कहते हैं। जैसे और भी उसको विस्तृत रूप से समझ लेंगे, आगे हम उसको और विस्तार से बताएंगे, लेकिन ये आपको पता है, मैं 10 में भी विस्तृत रूप से आपको बताया था, याद होगा कि सजीव जो होता है, पहली चीज उसमें होती है कि वो कोशिका का विभाजन होता रहता है। उसमें उस कोशिका के विभाजन से उसके अंदर वृद्धि होती है। कोशिका के अंदर एक जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य जो होता है वो हमारे मुख्य कोशिका का मुख्य भाग होता है। उन सारी चीज़ों को अगर हम अध्ययन करेंगे तो आप अपने जीवन में देख भी सकते हैं। कहीं भी आप आते जाते देखते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे कि सजीव और निर्जीव क्या है, तो आप उसको समझ जाएंगे। जैसे आप ये जो ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, ये निर्जीव है। इसलिए निर्जीव है कि जब से आप देख रहे होंगे काफ़ी दिनों से, ये ब्लैक बोर्ड न तो विकास करता है, न तो उपापचय की क्रिया करता है, न शोषण करता है, कुछ नहीं करता है, इसलिए निर्जीव है। ये दीवार है, ये भी निर्जीव है। तो उसी को विस्तृत रूप से, यानी सजीव क्या है, निर्जीव यानी जो चीजें निर्जीव हैं और उनके अंदर जो क्रियाएं नहीं होती हैं जो सजीव के अंदर होती है। सजीव और निर्जीव को शुद्ध रूप से यह कह लिया जाए तो आप आराम से इसको डिफिनीशन कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि उनके अंदर श्वसन क्रिया, जनन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, ये सारी कोई क्रियाएं नहीं होती है। जबकि एक छोटा भी अगर जीव है, सूक्ष्म जीव जिसको कहेंगे, तो उनमें भी कुछ न कुछ क्रियाएं होती हैं। उनका विघटन होता है, उनका बहुखंडन होता है, वो जनन करते हैं यानी अपने जैसा एक संतान पैदा करते हैं। बट अन्य जो निर्जीव है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, उसी को पुनः बताते हैं। वे वस्तुएं जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया यानी आप कोई कार्य करते हैं, उसकी कोई ना कोई प्रतिक्रिया आती है, प्रतिक्रिया करते हैं। इससे आपको 10 में मैं बताया था कि अगर आपके पैर में अगर कांटे चुभ जाए तो आपका पैर तुरंत उठ जाता है, वही प्रतिक्रिया ने रिफ्लेक्शन कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं, जैसे पौधा जब मिट्टी से जन्म लेता है तो वो मिट्टी के प्रति वो प्रतिक्रिया दिखाता है, तब जाकर के मिट्टी से वो बाहर निकल पाता है। तथा जीवन के दूसरे लक्षण में सारी चीज़ें जो मैं नीचे लिखा हूँ उसको अभी और बताऊंगा, दूसरे लक्षण प्रदर्शित करते हैं, उसे सजीव कहते हैं। अब हमें लगता है कि आपको कंफर्म हो गया होगा। जीव जगत में सजीव तथा निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुएं उपस्थित हैं। दोनों वस्तुएं उपस्थित हैं तथा दोनों का ही निर्माण तत्वों से मिलकर के बना है। इसके अंदर भी तत्व हैं। ये लकड़ी का ब्लैक बोर्ड बना हुआ है, तो यह पहले निश्चित है कि इसके ये जो है ऑलरेडी सजीव रहा, सजीव के बाद यह निर्जीव बना और यह विकास की क्रिया इसमें खत्म हो गई, लेकिन इसके अंदर तत्व मिले हुए हैं। सजीवों का शरीर, जो सजीव है उनका शरीर कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बना होता है, जिसमें 99% कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। इसको ध्यान से आप समझने का प्रयास करिए कि जो सजीव है, हमारा शरीर मान लें, आपका शरीर, किसी का भी शरीर, पशु है, पक्षी है, जो भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, सजीव में पौधों को अलग नहीं कर सकते, पौधे भी इसी सजीव के श्रेणी में आते हैं। तो उनके अंदर जो 99% यानी 99% जो होते हैं, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो बॉडी बनाई जाती है, उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चारों
जब तत्व 99% मिलते हैं तो मैं 10 में आपको याद होगा कि मैं बताया था, और आज भी आप ये जान लें कि जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो तीसरे तत्व का निर्माण होता है। जैसे कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन अगर मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो H2O बनेगा। तो ये हमारा समीकरण बनता है। तो जब दो या दो से अधिक तत्व का जब हम आपस में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो तीसरे तत्व का निर्माण हो जाता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट ले लें आप, कार्बोहाइड्रेट में 3 तत्व पाए जाते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। प्रोटीन है, उसमें भी इस तरह के तत्व पाए जाते हैं। वसा है, उसमें भी ये तत्व पाए जाते हैं। लेकिन अब यह अलग अलग रूप में कई, अब कार्बोहाइड्रेट को लेंगे तो C6H12O6 यानी एक संबंध है, दो संबंध है, एक का अनुपात में ये होता है। सजीवों का जो मुख्य लक्षण उसमें जीवद्रव्य की उपस्थिति होती है। सजीव कोई भी होगा, एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, उसमें जीवद्रव्य यानी जो कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य जो होता है, जो जिसको केंद्रक कहते हैं, केंद्रक के अंदर कोशिका के बारे में आपको मैं 10 में बताया भी हूँ। फिर समझ लें, ये कोशिका हो गई, इसके अंदर हमारा केंद्रक होता है, इसके अंदर ये पूरा जो है जीवद्रव्य भरा रहता है, और इसी जीवद्रव्य के कारण इसमें सारे तत्व पाए जाते हैं। इसमें सारे तत्व पाए जाते हैं, कोई ऐसा तत्व नहीं है कि जो इसमें विद्यमान न हो। तो इस केंद्रक के अंदर और चीज़ें होती है, उसको बाद में बताएंगे। DNA होता है, यहाँ RNA होता है। लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि DNA, RNA इनके अलावा जब जीवद्रव्य का विकास होता है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो इसमें जीवद्रव्य का विकास होता है। तो जब जीवद्रव्य का विकास होता है तो ये कोशिका टूटती है, यानी बढ़ती है, विभाजित होती है। तो कोशिका जब टूटती है तो 2 भागों में बढ़ती है। एक को कहते हैं मातृ कोशिका और दूसरे को कहते हैं संतति कोशिका। ये विस्तृत रूप से आपको प्यारे बच्चों पहले बता चुके हैं। मातृ कोशिका और संतति कोशिका होती है, 2 भागों में बढ़ती है। और जब 2 भागों में बढ़ती है तो हमारे शरीर में लाखों लाखों कोशिकाएँ हैं। अगर 2 लाख कोशिकाएँ अगर मान लेते हैं, सपोज दैट किसी छोटे से अगर जीव में 2 लाख कोशिका मानते हैं, तो अगर यह टूटती है तो 4 लाख हो जाती हैं। तो 4 लाख होती हैं, तो इसमें से कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं, कुछ कोशिकाएं जिंदा रहती हैं। तो जब कोशिकाओं का विकास होता है तो हमारे शरीर का विकास, वृद्धि होती है और विकास होता है। तो ये जीवद्रव्य जो होता है यह हमारा मूलभूत, जिसको कह लें ये जीवन का एक हमारा मौलिक आधार है, एक जीवन का मौलिक आधार है। और इसके अंदर बहुत सारे तत्व हैं। जब आपको कोशिका के बारे में बताएंगे तो और उसको विस्तार बताएंगे। सजीवों के मूल लक्षण जीवद्रव्य की उपस्थिति होती है। जीवद्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं, सभी जैविक क्रियाएं, यहाँ देख लें, सभी जैव क्रम जो है पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था, वो उसमें सारी जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो इस जीवद्रव्य के अंदर ही होती हैं। मैंने 10 में बताया था कि अगर हम श्वसन क्रिया करते हैं, उत्सर्जन क्रिया करते हैं, सारी जो भी क्रियाएं करते हैं, जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो जीवद्रव्य में होती है। जीवद्रव्य के अंदर सारी क्रियाएं होने के कारण ही सजीवों का वास्तविक इसके जीवित पदार्थ कहते हैं। अगर सजीव है तो यह कन्फर्म है कि उसके अंदर जीवद्रव्य है और वही एक मात्र जीवित पदार्थ है। तो हेक्सले एक वैज्ञानिक थे, हेक्सले एक वैज्ञानिक है, उन्होंने जो है इसे जीवन का मौलिक आधार कहा है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जीवद्रव्य के अपने अपने रूप से परिभाषित किया, लेकिन हेक्सले साहब ने कहा कि जीवद्रव्य जो हमारा है यह हमारे जीवन का भौतिक आधार, सारी मौलिक नहीं, भौतिक आधार होता है। ये भौतिक आधार इसलिए कहा जाता है कि इसमें सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। अब हम देखते हैं सजीवों को निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर निर्जीवों से अलग किया जाता है। अब दोनों का अंतर देख लीजिए, ये आपको बता दिया जाता है, बाकी विस्तार से आपको लिखना है, आप अपनी किताब से देख लें।
और इसके बारे में आपको किताब में मिलेगा। मैं पूरा डिफिनीशन बता दे रहा हूँ और उसके आधार पर आप जो है उसको आगे नोटबुक पर बना लेंगे। अब यहाँ देखें कि सजीवों को निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर, अब कौन कौन लक्षण है, निर्जीव से अलग किया जाता है। अभी मैं बता भी रहा था कि निर्जीव और सजीव पूरी इस धरती पर, पूरे इस ब्रह्मांड में कह लें, दोनों तत्व विद्यमान, दोनों पदार्थ विद्यमान है। अब इसमें अंतर क्या देखना है, वृद्धि, निर्जीव वृद्धि नहीं कर सकता, निर्जीव जनन नहीं कर सकता, निर्जीव उपापचय की क्रिया नहीं कर सकता, निर्जीव के अंदर संवेदनशीलता नहीं होती है। जैसे सजीव है, कोई भी व्यक्ति है, आपको संवेदनशीलता, अनुकूलनशीलता, ये उनके अंदर हम देखते हैं कि निर्जीवों को अलग करते हैं तो उपापचय की वो क्रिया नहीं कर सकता, संवेदनशीलता उसके अंदर नहीं होती है, अनुकूलनशीलता नहीं होती है, उसके अंदर कोशिका का संगठन अब रूप नहीं रह जाता है, उसके अंदर जीव द्रव्य समाप्त हो जाते हैं। तो जीव द्रव्य समाप्त हो गया तो जीवन का कोई आधार ही नहीं बनता है, वो आकृति में वृद्धि नहीं करेगा, न उसके आकार में कोई वृद्धि होगी। आकृति आकार जो इसका स्पेस बना दिया गया, जो शेप दे दिया गया है, इसमें यह कितना दिन रहेगा, वृद्धि नहीं करेगा, और अन्य जैविक क्रियाएं भी वो नहीं करता है। तो इन सारी चीज़ों को, जैसे वृद्धि के बारे में हम बताए कि अब इसको आप विस्तृत रूप से नोट कर सकते हैं कि वृद्धि कैसे होती है। जैसे कोशिका में जब हमारा विभाजन होता है, जब कोशिका में विभाजन होता है तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जैसे आपको मैं बताया था कि कोशिका में यदि यहाँ पर कोशिका हम रख दें, इसमें हम मान लेते हैं कि 20 कोशिकाएं हैं, कुछ दिन के बाद अगर ये विभाजित होगी तो 40 होगी। ये इतना कंफर्म जानेंगे कि कोशिका जब भी विभाजित होगी तो 2n के रूप में होती है, तो 40 होगी। अगर इसमें से 10 कोशिका मृत भी हो गई तो 30 बची। तो ये कोशिका जो है छोटे छोटे खाली अंतरालों को भर देती है, और जब पूर्ण रूप से भर जाती है तो जब इसका टूटन होगा तो निश्चित तौर से या ऊपर या साइड या जिधर भी इसको स्पेस मिलेगा, जैसे पौधे का विकास होता है उस तरह से ये कोशिका के कारण इसकी वृद्धि शुरू हो जाती है। इसी के कारण जो है सारे जो पौधे हैं, सारे जीव हैं, वो विकास करते हैं। अगर कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो निश्चित तौर से जीवों का विकास, वृद्धि नहीं हो सकता है। दूसरी प्रश्न आ जाती है कि अगर वृद्धि हो रही है तो एक लिमिट उसका होता है, उस लिमिट को बनाने के लिए कोशिका के अंदर एक डीएनए और आरएनए होता है, जो ऐसा नहीं है कि मनुष्य अगर विकास करेगा तो वो जीवन भर विकास करता रहेगा, लेकिन उसकी एक लिमिट है। जनन के बारे में जानते हैं कि सभी जीव अपने जैसा जनन करते हैं, अपने जैसे जीव को पैदा करते हैं। इसके लिए चाहे विखंडन विधि हो, चाहे प्रजनन विधि हो, चाहे लैंगिक जनन हो, अलैंगिक जनन हो, तमाम तरह के जनन विधियां हैं। इन जनन विधियों के हिसाब से जो है, जैसे अमीबा है, अमीबा को जय भाग में काट देंगे उतने भाग में उसके जीव पैदा हो जाएंगे। अजूबी पौधा है, उनकी पत्तियों से जो है पौधे तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे बीज हैं जो बीज से उनके पौधे तैयार होते हैं। तो समस्त जीव, पादप या जंतु जगत के वो जनन करते हैं। उपापचय क्रिया में, मेटाबॉलिक क्रिया में जो पूरी हमारी तंत्र है, जो हमारा पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम इसके अंदर आता है। संवेदनशीलता मनुष्य के अंदर देख सकते हैं, पशुओं के अंदर देख सकते हैं। पौधों में अगर आपको देखना हो तो छुई मुई के पौधों से आप देख सकते हैं, उनके पत्तों को छुएंगे तो उनके अंदर संवेदनशीलता होती है, यह स्पष्ट आप देख सकते हैं। लेकिन बाकी सारे सजीवों में कहीं ना कहीं इस तरह का संवेदनशीलता, अनुकूलनशीलता दोनों पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ों के अतिरिक्त अभी कोशिका का संगठन, जैसे मैंने कोशिका के बारे में बताया कि कोशिका का यह संगठन रूप आपके बॉडी में बनता रहता है। मनुष्य के शरीर में बहुत कई करोड़ों अरबों कोशिकाएं होती है, और यह कंफर्म जान लें कि कोई अगर जीव है बिना कोशिका का वो संभव नहीं हो सकता है। अब इसका आकृति है, आकार है, समस्त जीवों की एक आकृति है, समस्त जीवों का एक आकार है। बिना आकृति और आकार का इसको आप कोई आकृति इसको बना करके दिया जाता है, लेकिन समस्त जीवों के अंदर कोई ना कोई आकृति है। इंसान की आकृति अलग है, जानवर की आकृति अलग है, पौधों की आकृति अलग है। पौधों में तमाम तरह की आकृतियां हैं, उनका आकार है। और सातवां जो है अन्य जैविक क्रियाएं। अन्य जैविक क्रियाएं में जितना भी देखेंगे, जैसे
आपको पता है कि पौधों के अंदर 10 में आप पढ़े हैं कि पौधों के अंदर 2 तंत्र होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जिनके द्वारा वो भोजन का आदान प्रदान करता है। लेकिन मनुष्य के अंदर जो है कई तरह के सिस्टम होते हैं। पाचन तंत्र होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है। ये सारे जो तंत्र होते हैं वो मिल करके और काम करते हैं, तब जा कर के मनुष्य का शारीरिक क्रमिक विकास होता है। लेकिन निर्जीव जो है इन क्रियाओं को नहीं करता है, जैविक क्रियाओं को नहीं करता है। तो इस तरह से आपको सजीव क्या है, सजीव के बारे में आपको बता दिया गया। एक बार पुनः इसको ध्यान से आप लोग समझ लेंगे। अगर कहीं से त्रुटि होती है, नहीं समझ में आती है, तो आप अपने इस चैनल के माध्यम से पूछेंगे, पूरा आपको बताया जाएगा। और इस तरह से यह आप अपना नोटबुक भी बना लेंगे। इसके बारे में, वृद्धि के बारे में, जनन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप लिख लेंगे, नोटबुक बना लेंगे। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी पुनः पूछेंगे। धन्यवाद।